दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. You are watching this video and you're grateful welcome. So I start this video for you. हेलो दोस्तों, तो आपको अगर TCS में जॉब लेना है, ठीक, तो आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ताकि क्या करें जिससे आपका TCS में जॉब आसानी से मिल जाए, और TCS में जॉब अप्लाई करने का क्या क्या प्रोसेस है, सारे चीज़ों के रिलेटेड आपको आज एक वीडियो में कंप्लीट मिलेगा. इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ऐसा पूरा विश्वास है. ठीक, तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधा स्क्रीन पे और बताते हैं कि आपको कैसे TCS में अगर जॉब लेना है तो क्या करना चाहिए. ठीक, तो सबसे पहले देखिए, अगर TCS में आपको जॉब लेना है तो TCS में अप्लाई करने का या हायरिंग का प्रोसेस लगभग 4 स्टेप्स में होता है. पहला तो हो गया NQT के थ्रू. अगर आप NQT के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वहाँ से आप जॉब ले सकते हैं. उसके बाद फिर कोड भी टाइप कोडिंग कंटेस्ट होता है, ठीक, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद फिर वही हुआ ऑफ कैंपस हायरिंग, मतलब आप लिंक्डइन के थ्रू वगैरह ये सब करके ले सकते हैं. और अगर कहीं से इंटर्नशिप वगैरह किए हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं. ठीक, ये 4 स्टेप्स है, मतलब 4 स्टेप्स है, लेकिन इसमें से ये नीचे वाला जो 2 स्टेप्स हैं इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि यूज तो है बट हम लोगों के लिए नहीं है. एज ए फ्रेशर अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो ये 2 स्टेप्स आपके लिए कोई ज़्यादा काम का नहीं है. आपके लिए काम का है ये दोनों. ठीक, इन दोनों से आप जॉब ले सकते हैं. ठीक, पहला है NQT, दूसरा है कोडबीटा. ठीक, तो हम NQT के थ्रू हायर हुए थे. ठीक, तो चलिए आपको सबसे पहले हम NQT के बारे में बताते हैं. NQT में क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या कंप्लीट करना पड़ता है. ठीक, तो सबसे पहले हो गया, इसमें आप कौन कौन अप्लाई कर सकता है. तो देखिए, आप ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएट नहीं, अपियरिंग में है तो चलेगा. ठीक, उसके बाद इसमें क्या क्या जरूरत होता है स्किल्स का, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. सबसे पहले देखिए, आप ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन में रहिएगा अपियरिंग में. उसके बाद इसमें क्या क्या पूछता है, तो इसमें देखिए एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा और वर्बल एबिलिटी एंड कोडिंग रहता है. तो एप्टीट्यूड रहता है, मैथ का क्वेश्चन रहते हैं कुछ. ठीक, उसके बाद रीजनिंग रहता है, उसके बाद वर्बल एबिलिटी रहता है, मतलब इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन रहते हैं. सब इजी रहते हैं, आप अच्छे से कर लीजिएगा, उतना टेंशन मत लीजिए. और 2 कोडिंग क्वेश्चन रहता है, 2 कोडिंग क्वेश्चन रहता है. ठीक, एक मतलब हल्का रहता है, एक हार्ड रहता है. उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो. ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो एलिजिबिलिटी आपका क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले 10th 12th और ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए. ठीक, उसके बाद कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए. अगर आपका कोई एक्टिव बैकलॉग है तो आप सिलेक्ट भी हो जाइएगा तो भी आपको इंटरव्यू देने के लिए नहीं दिया जाएगा और आप इसके लिए एलिजिबल नहीं. एक्टिव बैकलॉग का मतलब हुआ कि उस टाइम पे जब आप फॉर्म भर रहे हैं या जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस टाइम आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए. ठीक, अगर उसके पहले आप बैकलॉग सारा क्लियर कर चुके हैं तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं और इंटरव्यू भी दे सकते हैं और सेलेक्ट भी हो जाइएगा. ठीक, और एकेडमिक ईयर गैप 2 साल से ज़्यादा ईयर गैप नहीं होना चाहिए. ठीक, कब से कब तक, 10 से लेके जब आप पास कीजिएगा, बीटेक कंप्लीट कीजिएगा या ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिएगा, उसके बीच आप 2 ईयर से ज़्यादा ईयर गैप नहीं होना चाहिए आपका. ठीक, उसके बाद एज लिमिट 18 से 28 के बीच है. ठीक, समझ गए आप. और इसमें कौन कौन सा ब्रांच दे सकता है, तो लगभग सारे ब्रांच एलिजिबल होते हैं देने के लिए. अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो लगभग सारे ब्रांच एलिजिबल हैं. ठीक, ब्रांच का कोई ज़्यादा लोचा नहीं है. अब आ जाते हैं टेस्ट का पैटर्न क्या होता है NQT में. सबसे पहले आएगा आपका वर्बल एबिलिटी, उसके बाद है रीजनिंग एबिलिटी, उसके बाद है न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके बाद प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड कोडिंग सेक्शन. तो सबसे पहले देखिए, वर्बल एबिलिटी मतलब इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, कुछ सेक्शन इंग्लिश का रहेगा. उसके बाद फिर रीजनिंग रहेगा उसमें. उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब आपका एप्टीट्यूड आ जाएगा. उसके बाद प्रोग्रामिंग का 2 क्वेश्चन रहेगा. ठीक, एक हल्का रहेगा, एक हार्ड रहेगा. ठीक, यही हुआ. प्रोग्रामिंग और लॉजिक वही सेम चीज़ हुआ, दोनों एक साथ ही रहते हैं. ठीक, इतना चीज़ आपको कंप्लीट करना होगा. समझ गए. देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें आपका 2 पार्ट में एग्जाम होगा. ठीक, एक निंजा के लिए होता है, एक निंजा के लिए होगा. ठीक, और एक डिजिटल के लिए होता है. ठीक, तो निंजा के लिए जो होता है उसमें आप अगर ये तीनों चीज कर लेते हैं बढ़िया से, ये तीनों चीज, तो आपका निंजा के लिए कॉल आ जाएगा. ठीक, अगर ये तीनों चीज आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका निंजा के लिए कॉल आ जाएगा. अगर ये तीनों चीज आप कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से, ठीक, कोडिंग नहीं भी करते हैं, अगर ये तीनों चीज आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका निंजा के लिए कॉल आ जाएगा. ठीक, अगर आप डिजिटल में जाना चाहते हैं तब तो फिर आपको प्रोग्रामिंग पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा. अगर प्रोग्रामिंग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपका डिजिटल का कॉल आ जाएगा. ठीक, डिजिटल अब तो प्राइम भी इंक्लूड कर दिया गया है. तो पहले निंजा और डिजिटल समझिए. निंजा जो होता है वो उसका पैकेज 3.36 होता है और डिजिटल जो होता है उसका 7 LP होता है. ठीक, दोनों में यही अंतर है पैकेज का. और ये जो हायर होता है डिजिटल वाले, उसका वो कोडिंग सेक्शन वगैरह उसका काम भी उसी तरह का रहता है और तो उसमें काम भी थोड़ा ज़्यादा रहता है. इसमें आपको सपोर्ट का काम मिलेगा. जो निंजा वाले लोग होते हैं उनमें आपको सपोर्ट का काम ज़्यादा मिलता है. ठीक,
एग्जाम पैटर्न पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम कि एग्जाम में आखिर क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे पूछा जाता है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको लेटेस्ट जो भी पैटर्न था, जैसे एग्जाम देकर हम आए हैं उसके बारे में, जो भी एग्जाम में पूछा गया था, कितना पैटर्न था, कितना क्वेश्चन था, सारा चीज़ हम बता देंगे। ठीक, उसके बाद फिर आ जाइए आप कोडिंग कंपटीशन के बारे में, जो आपका कोडविटा के थ्रू हायर होता है। ठीक, आपका नीचे वो एनक्यूटी रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दे देंगे, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। इसमें जो होता है ये पूरा वर्ल्ड लेवल पे होता है। ठीक, मतलब इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, और इसमें एकेडमिक क्राइटेरिया उतना मायने नहीं रखता, हालांकि मायने रखता है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन बीटेक करना चाहिए या फिर कोई भी आपका वो क्राइटेरिया होना चाहिए, जैसे बीसीए करना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तभी आप वो इंटरव्यू के लिए, मतलब इंटरव्यू के बाद आप शॉर्टलिस्ट होइएगा, नहीं तो कम चांसेस रहते हैं, थोड़ा हम लोगों को देखे हैं। लेकिन अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा है, कोई भी आप सेक्शन से हैं, कोई भी ब्रांच से हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक, तो इसमें लैंग्वेज मुख्यतः C++, जावा, पाइथन, ये सब रहता है। तो आपको ये C++ या फिर जावा में देना है, पाइथन में मत देना। पाइथन में अगर दिए तो वहाँ उसका कंपाइलर इतना कॉम्प्लिकेटेड है TCS का कि रन नहीं करता है भाई, बहुत टेंशन होता है। मेरे साथ जो भी दोस्त वगैरह गए थे देने के लिए, पाइथन में जितना भी दिए थे, अच्छे अच्छे दोस्त थे, उनको अच्छा नॉलेज था पाइथन में, फिर भी नहीं कुछ कर पाए अच्छे से, मतलब उनका वो क्या बोलते हैं, एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ, समझ सकते हो। तो अगर आप इसका TCS का एग्जाम देने जा रहे हैं कोडिंग का, तो आप C++ या जावा में देना है, यही दोनों लैंग्वेज चूज करना है। ठीक, उसके बाद अगर आपका क्लियर हो जाता है, इसमें जो रहता है लगभग 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं कोडविटा में, उसमें से अगर आप 2 क्लियर कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू कॉल आ जाता है। ठीक, उसके बाद इंटरव्यू में जैसा परफॉर्म करते हैं उस हिसाब से आपका निंजा या डिजिटल आपको मिलता है प्रोफाइल। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर आता है इंटरव्यू राउंड। ठीक, कि इंटरव्यू में क्या क्या आपको पूछा जाता है, तो वही सब जो इंटरव्यू में आपका जो भी होता है वो 3 राउंड में कंप्लीट होता है। ठीक, तो पहला राउंड होता है टेक्निकल राउंड, उसके बाद दूसरा होता है मैनेजरियल राउंड, और तीसरा होता है HR राउंड। ठीक, तो टेक्निकल राउंड में आपको कंप्लीट वही पूछा जाएगा, कोडिंग का कुछ क्वेश्चन देकर उसको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, DAV/MS पूछा जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाएगा, नेटवर्किंग पूछा जाएगा, इन सब चीज़ों को वो पूछते हैं लोग। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग सारी चीज़ों को पूछेंगे। ठीक, उसके बाद फिर मैनेजरियल राउंड में पूछा जाएगा, आपको एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि अगर आप बीमार पड़ जाते हैं और उस दिन आपको काम बहुत ज़्यादा है, ठीक, तो आप उस काम को कैसे निपटाइएगा, और वर्क प्रेशर भी उस दिन ज़्यादा है और डेडलाइन भी नज़दीक है, तो आप उसको कैसे कंप्लीट कीजिएगा। तो इसका आंसर ढूंढ कर बताइएगा अगर आपको कुछ पता हो तो। हमसे यही पूछा गया था उस टाइम। ठीक, HR में वही सब पूछा जाता है कि क्या आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपको नाइट शिफ्ट मिल जाता है या कोई और लोकेशन मिल जाता है तो किसी तरह का प्रॉब्लम पैदा नहीं ना है, बस यही सब। HR राउंड में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक, उसके बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए कंप्लीट हो जाता है जो भी प्रोसेस होता है। ठीक, तो यही सब था, और जाइए प्रिपरेशन कीजिए और कंप्लीट कीजिए और जॉब लीजिए TCS में फटाफट। सो थैंक यू।